नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में 3 चरणों में मतदान होगा। 22 जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसी दिन से नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। अब इसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी के तारीख के बाद नामों की घोषणा होगी। 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा, 15 फरवरी को मतगणना होगी। पंचायत क्षेत्र में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम जो है वो 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। यानी परिणाम अलग अलग तारीखों में आएंगे। अलग अलग तारीखों पर परिणाम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब एक साथ चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, आचार संहिता एक साथ लगी है, पंचायतों और निकायों के परिणाम भी एक साथ ही घोषित होने चाहिए। बैज आगे कह रहे हैं कि इस मामले में प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आपत्ति पर ध्यान देकर दोनों चुनाव परिणाम एक साथ यानी कि 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दीपक बैज के बयान पर अब भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दीपक बैज को यह बताना चाहिए कि जहां कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व किया, उनकी क्या उपलब्धि रही। उनके पास उपलब्धि बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कोई भी बिंदु पकड़कर आलोचना कर टाइम पास हो रहा है। क्या चुनाव परिणामों की अलग अलग घोषणा से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयान कल छत्तीसगढ़ प्रदेश में आचार संहिता नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए लग गई और हम लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी और तैयारियां चल भी रही हैं। लेकिन कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में, फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कल ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। दीपक बैज जी को तो ये बताना चाहिए कि जहाँ पर उनके महापौर रहे, बाकी जगह जहां कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व किया, उनकी उपलब्धि क्या रही है। अब उनके पास कोई उपलब्धि बताने को है नहीं, तो वो मुझे लगता है कोई भी बिंदु पकड़ करके उसकी आलोचना करके टाइम पास करना है, और ऐसे टाइम पास का जनता पे फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग शासन करते हैं वो उपलब्धि बताते हैं, वो आरोप नहीं लगाते हैं। तो दीपक बैज जी, आपको पुनः स्मरण करा रहे हैं हम कि यहाँ नगर निगम में भी आपके महापौर रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में, नगर पालिका में, बाकी जगह पर भी आपके लोग ही रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार क्यों किया,
आज आपको इसका जवाब देना है। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से जनता को दूर क्यों रखा, इसका जवाब देना है। तो जवाब देने की आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सवाल करने की नहीं। तो दीपक बैज जी परिणामों से डर रहे हैं क्या? उन्होंने हार मान ली है क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो वो डरते नहीं। और दूसरा, ये किससे मांग कर रहे हैं? ये मीडिया में मांग करने की चीज नहीं है। आप जाइए निर्वाचन आयोग के पास अगर आपको अपनी बात रखनी है तो, इसमें मीडियाबाजी का विषय नहीं है। लेकिन दीपक बैज जी ने बता दिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और उसका डर उन्हें सता रहा है। चलिए, तारीखों का ऐलान तो खैर हो ही चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजनीतिक छींटाकशी इस बीच लाजमी है, लेकिन तारीखों को लेकर जो बातें कही जा रही है उसमें कितना तथ्य है, कितने ये व्यवहारिक हैं और इनके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी है गैर ज़रूरी, इनको समझेंगे। खैर, कृतिका जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अनुज शुक्ला कांग्रेस से, अंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कृतिका जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जानबूझ के जो तारीखों का ऐलान इस तरह से किया गया है ताकि इनका गैर वाजिब फ़ायदा उठाया जा सके, एक के नतीजे घोषित करें और उसका फ़ायदा बाकी के चुनाव में लिया जा सके। देखिए, फायदा मतलब पहले तो ये बता दूं कि ये मान करके चल रहे हैं कि पहले चरण का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारे हित में आने वाला है। दीपक बैस जी ने अपने हार का ऐलान पहले ही कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे मुद्दा होता ही नहीं। कायदे से इनको बता दीजिए कि ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। इनको पता है इनका 5 साल का कार्यकाल इतना खराब रहा है कि ये जनता के बीच में जाने लायक ही नहीं बचे हैं। वरना अभी यहाँ पे टाइम पास और ये मुद्दाबाजी से बेहतर ये जनता पे जाकर के काम कर रहे होते और हमें भी करने देते, क्योंकि हमने तो 1 साल में ही इतना काम कर दिया है कि जनता हमें जिताने वाली है। ये दीपक बैज जी ने भी अपने तरफ से बोल दिया है। तो अब चिंता कांग्रेस को ये करनी चाहिए कि 5 साल जो इन्होंने लोगों को ठगा, उनका हित जो देना चाहिए था उनको, जिससे वो वंचित करके रखे, जिन युवाओं का जो शोषण किया इन्होंने, जो माताओं बहनों को सम्मान मिलना था उस सम्मान में जो कमी रखी इन्होंने, आवाज जो लोगों का छीना और ठगी और मतलब शराबबंदी के नाम पे इन्होंने शराब में ही घोटाला कर दिया। ऐसे वादा खिलाफी वाली सरकार को ना जनता तब चुनी थी ना अब चुनेगी, और आने वाले समय में हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द बुलेट की तेजी से हमारा प्रदेश तरक्की करने वाला है। कृतिका जी, बुलेट की तेजी मत बोलिए, वैसे भी छत्तीसगढ़ में ट्रेनें खैर चल नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि जो बात कृतिका जी ने कही है क्या उसे सच माना जाए अनुज जी, कि कांग्रेस पहले से ये मान के चल रही है कि शहरी निकाय में आपकी हालत बहुत खस्ता है और इसलिए असुरक्षा की भावना है कि 15 का जब नतीजा आएंगे उसके बाद पंचायतों में भी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए साहब, सबसे पहले विषय अपना चुनाव है, लेकिन एक मुद्दा मैं सबसे पहले रखना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएड के जो टीचर्स थे वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे और पुलिस का जो व्यवहार था उनके प्रति वो बहुत ही ज्यादा गलत था। तो इसके लिए सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा कि कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। और कृतिका दीदी को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में जो इनकी उपलब्धि रही है वो उपलब्धि ये रही है कि एक इनके मंत्री हैं, वो कोरबा में खड़े होकर महिलाओं से ये कहते हैं कि आप यहां से जाते हैं कि हम पुलिस से फिकवा दें आपको, और यही मातारी वंदन की बात करते हैं। मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि रायपुर जैसे राजधानी में चाकूबाजी इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग डर गए हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे। लेकिन वो छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय एक साथ नहीं करा सकते, एक साथ उसका फैसला नहीं दे सकते, रिजल्ट एक साथ नहीं दे सकते, और पूरे देश के परिणाम एक साथ घोषित करेंगे, ये बात ये कहते हैं। तो मेरे को तो इनके चेहरे के पीछे पूरा काला दिखाई देता है कि ये लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ छल कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अनुज जी, एक दशक से नगर निकाय में कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की है, तो जाहिर तौर पर अब जब बात होगी चुनाव में तो इस बात को लेकर अकाउंटेबिलिटी तो होगी कि बीते एक दशक में, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का और अब 24 में आ चुके हैं, तो क्या कार्य किए गए हैं शहरी क्षेत्र में, चाहे नाली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, इन मामलों को लेकर क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जो बात बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने शासन किया उन्हीं से तो सवाल पूछा जाएगा, तो शहर सरकार में तो आप ही का शासन रहा है इतने लंबे समय से। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है और इलेक्शन में खासकर बहुत जरूरी है, लेकिन ये सवाल जो है वो जनता के पूछने का अधिकार है, जनता की अपनी जनप्रतिनिधि से।
पर जिनको सर इन्होंने विपक्ष जिता के विपक्ष भी भेजा तो है। पूछेगा ना सर, उनका भी तो नहीं, कुछ काम विपक्ष है। विपक्ष पूछता है, लेकिन विपक्ष पहले अपने 15 साल रमन सिंह की सरकार देखे, पहले 1 साल की अपनी सरकार देखे, साई जी की सरकार देखे, जिसमें किसानों का इन्होंने पूरा 3100 रुपए नहीं दे पाया, जिन्होंने मातारी वंदन योजना में सनी लियोनी जैसे लोगों को पैसा दिया, वो सवाल पूछेंगे। तो थोड़ा सा शर्म करें, अपने अंदर झांक के देखें और उसके बाद सवाल पूछें। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत देर से सुन रहे हैं सभी को। क्या कहेंगे सर गंगेश जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर ही आता हूं कि एक तरफ जो दीपक बैज जी का बयान है कि अलग अलग दिन पर नतीजे घोषित होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरी तरफ जो है अरुण साहब कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ नगर निकाय का जो चुनाव है दलीय चुनाव है, भाई पंचायत के जो चुनाव है वो गैर दलीय चुनाव होते हैं, तो इसका उस पर असर नहीं पड़ेगा। कितना सहमत है आप इस बात से? क्या राजनीतिक दलों का अब ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं है? देखिए, ये चुनाव का जो फैसला हुआ है न, अभी तक देश के इतिहास में कभी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ नहीं, कभी नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में भी आज तक नहीं हुए। ये अक्टूबर में अक्टूबर 2024 में ऋचा शर्मा जी के नेतृत्व में आईएएस अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने बैठक की, और चूंकि ये सरकार डिले हो गई थी, नगरीय निकाय चुनाव कराने में डिले हो गई थी, तो उसमें ये फैसला हुआ कि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए, और उसके हिसाब से, व्यवस्था के इंतजाम के हिसाब से चुनाव के मतदान की तारीखें अलग अलग हैं और परिणाम की तारीखें भी अलग अलग हैं। जी। मुझे लगता है कि मतदान की तारीखों को लेकर तो एक बार थोड़ा संशय हो सकता है कि अगर ग्राम पंचायत चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ जाते तो एक बार संभव था कि कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें पहले पूरे मतदान हो रहे हैं, उसके बाद परिणाम आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ेगा। तो मुझे लगता, और अगर असर पड़ रहा है तो कांग्रेस को बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से ये व्यवस्था आपके चुनाव को प्रभावित कर रही है या मतदान को प्रभावित कर सकती है। गणेश जी, लोग क्या मत दीपक बैज जी के इस बयान को इस तरह से लिया जाना चाहिए कि ये मान लिया जाए कि राजनीतिक दल नगरीय निकाय नहीं बल्कि पंचायत के चुनाव में माइक्रो लेवल पर भी पूरा पूरा हस्तक्षेप रखते हैं, जो भी कैंडिडेट उतारे जाते हैं उनको लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जो व्यवस्था अभी तक तो नगरीय निकाय चुनाव में तो पार्टी लड़ती है, पार्टी के लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं, जी। लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में समर्थित कैंडिडेट रहते हैं, जी। और दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं, और बहुत बार अब तक जो मैंने देखा है, अक्सर ये होता है कि कई जगहों पे दोनों ही पार्टियों का दावा होता है कि हमारा समर्थित है, हमारा समर्थित है, तो बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं रहती हैं जी। ग्राम पंचायत स्तर पे। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि ग्राम पंचायत स्तर पे कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, नगरीय निकाय स्तर पे एक चुनाव पे इस प्रोग्राम का असर नहीं हो सकता, लेकिन एक जो फैसला आया है कि महापौर और अध्यक्षों के जो चुनाव होने वाले हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन इस बार किया है भाजपा ने, मुझे लगता है उसमें जो कैंडिडेट खड़े होने चाहिए दोनों ही पार्टियों से, उनके अंदर एक विजन होना चाहिए अपने, चूंकि शहर का चुनाव है, तो जब तक अपने विजन लेके कोई कैंडिडेट नहीं आए तब तक शहर की जनता उसको वोट नहीं देगी। ऐसे भी शहरों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, जी। शहर के लोग जल्दी वोटिंग करने निकलते नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो वोट पड़ता है, अच्छा वोट पड़ता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों को अगर आपको लोगों को अपने घरों से निकालना है और उनका समर्थन हासिल करना है, तो आपको एक विजन लेके अपने शहर के लिए एक सोच लेके आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस चुनाव का सबसे अच्छा पहलू यही होगा कि जो भी अध्यक्ष या महापौर चुना जाएगा पालिका और नगर निगमों में, वो विजनरी पर्सन आएगा। ये इसका पॉजिटिव, चाहे कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। खैर कृतिका जी, सवाल जी। ये है, दीपक बैज ने जो सवाल उठाए हैं उसके सवालों के पीछे भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पर बात करना जरूरी है कि क्या बीजेपी भी ये मानती है कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों का अब पूरा पूरा हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी स्पॉन्सर्ड होते हैं? देखिए, इस पे तो जो देखा जाए, अगर ग्राउंड लेवल में वर्किंग जिसकी स्ट्रांग रहती है, लोगों में जिनकी पकड़ रहती है, क्योंकि सबसे कठिन चुनाव अगर देखा जाए मेरे मुताबिक, मैं अपना पर्सनल व्यू रख रही हूँ इसमें, तो वो होता है पंचायत चुनाव और पार्षद चुनाव जो होते हैं लोअर लेवल पे, वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट लोग आकर के प्रश्न कर सकते हैं, एज एन जनप्रतिनिधि आपको जवाबदेहिता होती है वहां पर कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो ठीक है, पार्टी का हस्तक्षेप जो रहता है वो थोड़ा बहुत रहता है, पर मेन जो रहता है वो कैंडिडेट का चेहरा और उनका काम रहता है। तो ऐसे में ये मान लिया जाए, जो दीपक बैज जी जो बात कह रहे हैं वो सही है कि अगर निकाय चुनाव के नतीजे पहले आते हैं और नतीजा, चलिए मान लेते हैं ऐसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहता, तो उसका प्रभाव जो है पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा?
नहीं, मैंने आपको बोला कि जनता जो काम देखती है, जो व्यक्ति वहां पे पंचायत में खड़ा रहेगा, उसके काम को देख करके उनको मत देगी, ना कि किसी पार्टी चिन्ह को देख करके मत होने वाला है। मैं तो इवन आपको ये भी बोलूंगी कि वार्ड में भी जो होता है ना, वो व्यक्तित्व मायने रखता है आपका, ना कि पार्टी चिन्ह। हाँ, मेयर के चुनाव के लिए पार्टी चिन्ह का महत्व होता है, क्योंकि वो थोड़ा टॉप लेवल का चुनाव हो जाता है, पर ग्राउंड लेवल का जो चुनाव होता है वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत लड़ाई है ये। पार्टी विशेष से मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जो इंसान काम करेगा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस चुनेगी, अगर वो व्यक्ति उसको डिजर्व करता होगा तो वो बिल्कुल जीतेगा। पर मैं बता दूं इनके बीजेपी का क्या मत है? निकाय चुनाव की जो नतीजों का ऐलान है वो 15 फरवरी को कर रहे हैं, और फिर पंचायत चुनाव के जो है अलग अलग चरणों में नतीजों का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी को इसके लेकर क्या मत है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। इस पे बीजेपी का हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले का हम समर्थन करते हैं। और रही बात, जैसा कि मेरे छोटे भाई अनुज ने कहा कि आप वन नेशन की बात करते हैं, देखिए अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन लागू होगा बिल्कुल उसकी व्यवस्था रहेगी, उसके हिसाब से कानूनी प्रक्रिया होगी और उस अनुसार फिर काम पर होगा। कृतिका जी, यही तो बात है ना, अभी लागू को खैर नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रस्तावित है जो जी। कमीशन बैठी थी उन्होंने तो यही कहा था कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और 100 दिनों के अंदर फिर शहर निकाय के और पंचायत के चुनाव होंगे। तो यहाँ तो निकाय और पंचायत के चुनाव में ही हाथ पैर फूले जा रहे हैं। जी। एक बार रिपीट करेंगे भैया, आपकी आवाज कट गई। जी, मेरा ये कहना था कि जाहिर तौर पर आपने जो बात कही सही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है, कमेटी जी। इस पर बातचीत कर रही है, लेकिन बात वही है कि हम पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में ही हाथ पैर फूले जा रहे हैं करवाने में एक साथ। तो ऐसे में जो बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, वो तो और दूर की कौड़ी लगता है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जैसे ही इसका, अगर ये लागू हो जाएगा तो इसके लिए जो भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो भी तैयारी होनी चाहिए, वो पहले से हो जाएगी। अब तो चुनाव इसके बाद सीधा 5 साल बाद होने वाले हैं। 5 साल में पूरी तैयारी रहेगी उसकी, उस हिसाब से उसको लाइन अप किया जाएगा। बड़े लोग बैठ करके इसका जो भी मतलब जी, तैयारी होती है उसको पूरी प्लानिंग के तहत होगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक वन है, नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होगा तो उसकी पूरी कंप्लीट प्लानिंग रहेगी, तब वो लागू होगा। ठीक है। और बिल्कुल आने वाले वो समय में इसको खाका अभी लाना तैयार चाहिए। नहीं हुआ है, तो खैर उस पर अभी चर्चा करने का उतना औचित्य नहीं है। जी। लेकिन अनुज जी, सवाल वही है कि बड़े आसानी से कह देना कि जो तारीख है वो इम्प्रैक्टिकल है और जानबूझकर एक खास तरीके से फायदा लेने की कोशिश हो रही है। मैं इसी पे आना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव जो होते हैं वो माइक्रो लेवल पे होते हैं, 700-800 की पॉपुलेशन वाले छोटे छोटे गांव होते हैं। अधिकारियों का वोटिंग करानी होती है और जल्द से जल्द नतीजे जारी करके वहां से निकलना होता है, कि बहुत बड़े संसाधन भी लगते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद तुरंत नतीजे घोषित हो रहे हैं, उसमें समस्या क्या है? सर देखिए, तुरंत नतीजे घोषित होने में सिर्फ एक ही समस्या है कि 11 फरवरी को आप निकाय के चुनाव करा रहे हैं और 15 फरवरी को आप निकाय के चुनाव की घोषणा कर दे रहे हैं, रिजल्ट दे दे रहे हैं। लेकिन आपके 18 फरवरी से चालू होने वाले हैं पंचायत के चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये संकेत किया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव से पंचायत के चुनाव जो है थोड़े बहुत प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपने किसानों के अभी तक के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए ये चुनाव देरी भी हो रही थी। लेकिन अभी घोषणा हुई है कि चुनाव के किसानों के पैसे दिए जा रहे हैं, तो इसमें नहीं, वो फिर उस घोषणा पे भी होगी जरूर चुनाव की। आएंगे। अनुज जी, मैं थोड़ा इस पे डेप्थ पे जाना चाहूंगा। अब ये मोटा मोटी ऊपर की बात कह दी जाती है कि प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। नगर निकाय चुनाव है जहां पर आबादी लाखों में रहती है, उसके बाद पंचायत आते हैं, उसमें भी आबादी कुछ आजकल खैर लाखों में हो चुकी है, परिसर के बाद मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो लोकल मुद्दों की बात होती है। 700-800 हजार की पॉपुलेशन होती है, लोकल कैंडिडेट होता है। नगर निकाय के नतीजे किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं? वहां तो वही देखा जाता है कि भाई हमारे गांव का बंदा कौन है जो हमारा काम करा सकता है। हालांकि कास्ट का भी बड़ा एक इशू है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे देखिए तमाम राजनीतिक दल जूझते ही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भले वो शहर हो या ग्रामीण हो, वहां के जो कार्यकर्ता रहते हैं अलग अलग विभिन्न पार्टी के, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, एक एक पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। गांव में भी और शहरों में और वार्ड में भी, गलियों मोहल्ले में, सब जगह। तो अगर नगरीय निकाय चुनाव में 15 तारीख को कुछ भी ऐसा रिजल्ट आता है जिसके कारण पंचायत चुनाव के जो कार्यकर्ता है, जो वहां पे काम करने वाले हैं, गाँव में काम करने वाले हैं, उनका मनोबल डाउन होता है। सीधा साफ बात है ये। जी, ये सीधी राजनीतिक समझ है, ये देखने वाली चीजें हैं। और इसको बीजेपी पूरी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है। मतलब आप ये मान करके चल रहे हैं अनुज जी ये कि आप हार रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में आप हार रहे हैं, ठीक है। नहीं दीदी, पर मैं ये नहीं मान पता के चल रहा हूँ, है लेकिन मैं अनुज ये जी, जरूर जब आप मान ये के चल बड़ी रहा हूँ कि आसानी पेटी में से कुछ जब गड़बड़ी ये बात जरूर आप हो बोल सकती देते है। हैं ना कि बीजेपी हत्या करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा भी ये साउंड करता है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर इतनी पकड़ मजबूत नहीं है कि कमजोर कोई भी है। विरोधी दल आके कुछ भी करके चले कांग्रेस की जाएगा। पकड़ बहुत मजबूत है और बीजेपी की जो 1 साल के काम हुए हैं उससे हमारी
चीजें बहुत आसान हो गई है। तो बढ़िया, एक फिर साल तो की सर अगर होने चाहिए फिर एक दो दो साल हाथ। की जो खैर इनके काम समय है थोड़ा वो तो सीमित है। आपको खुश होना चाहिए अनुज जी, फिर तो आपको खुश नहीं होना नहीं चाहिए कि हम हमने जो भी किया है आपके हित में किया है। दीदी हम अगर आपने एकदम काम तैयार अच्छा है, किया है एकदम तो तैयार आपके है, लिए तो लेकिन ग्राउंड लेवल में और काम अच्छा हो जाएगा। चलिए ग्रामीण एकदम निकाय हम में आपके तैयार है, लोग मजबूत हो जाएंगे फिर तो। एकदम तैयार है, लेकिन ये बात लोकतंत्र की है। ठीक है। तो लोकतंत्र की हत्या कोई किसी भी पार्टी का अधिकार नहीं है ये करना। आपने 5 साल इतना चलिए ठगा है लोकतंत्र ना की अनुज जी, हत्या जिसके पर ही कारण आप आते हैं। चिंता में आपने हैं। गंगेश जी, 15 साल जो ठगा है गंगेश जी वो तो ठीक है। दक्षिण अनुज जी आप अपनी पश्चिम और बात रखिए। राजनांदगांव में गंगेश जी दिखाई बहुत देता देर है। से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे थे। लोकतंत्र की हत्या और इस तरह की बात हो रही है कि आजकल चुनाव को बहुत तबीयत से मैनिपुलेट किया जा रहा है। गंगेश जी मैं इस पर आना चाहूंगा कि आईसेक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी कर्नाटक के पंचायत चुनाव को लेकर थी, खैर, लेकिन बताया ये गया कि एक प्रत्याशी का खर्च, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का खर्च होता नहीं है पंचायतों में, प्रत्याशी का खर्च होता है 40,000। और उसमें पता चला कि एक बिना नाम लिए वहां के एसएचओ ने बताया कि वहां पर तो साधारण से एक दिन के खाने में ही 25,000 दे देते हैं, शराब बांटने में 10 से 15,000 चले आते हैं। एक दिन का खर्चा, 2 दिन का खर्चा ही 40-50 चले आता है। 700-800 की पॉपुलेशन वाले गांव में 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर उससे बड़ा गांव हो तो 30 लाख तक बजट चले आता है। कभी कभी ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन जो है पंचायत के चुनाव में शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी डाल के बैठा है पानी में। अंधा पैसा लुटाया जाता है पंचायत चुनाव में। और हम बात यही करते बैठ के न्यूज रूम में कि जब इतना पैसा ये लोग चुनाव में खर्च करते हैं तो फिर वसूल भी तो करते होंगे कहीं से। निश्चित तौर पर देखिए क्या है इसमें, जैसे जैसे चुनाव का स्तर नीचे जाता है, आचार संहिता में उतनी ज्यादा कड़ाई कम होती है। जैसे देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सख्ती रहती है, विधानसभा चुनाव में अच्छी सख्ती रहती है, नगरीय निकाय में थोड़ी सी छूट मिलती है, हालांकि उसमें भी चीजें फिक्स है। और चूंकि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव रहता है और पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट भी वहां पर रहता है। लेकिन जब ग्राम पंचायत चुनाव की बात आती है तो वहां पे पार्टी वाली बात खत्म हो जाती है। और ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि समर्थक, लेकिन समर्थित तो रहते हैं जी क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव में है, तो भाजपा या कांग्रेस समर्थित लोग खड़े होते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, ये जो वाला पार्ट है ना कैलकुलेशन वाला, उस पार्ट को लेकर उतनी सख्ती निर्वाचन आयोग नहीं करता। और चूंकि हिसाब रखना भी कठिन है, जैसे देखिए 90 छत्तीसगढ़ का ही अगर गंगेश जी, हिसाब क्या करें इसके तो पीछे कारण माना जी जाए कि निर्वाचन आयोग के पास उतने संसाधन ही नहीं होते कि रेगुलेट कर जी सके? हाँ, उसी बात पे आया था मैं जी कि जैसे देखिए 11 लोकसभा का हिसाब रखना आसान है कैंडिडेट्स का, जी आप 90 विधानसभा क्षेत्र रखना भी थोड़ा सा टफ है। लेकिन 19,000 ग्राम पंचायत है, जी 19,000 ग्राम पंचायत में जो खड़े होंगे कैंडिडेट, उनका हिसाब किताब रख पाना इतने कम समय में बहुत कठिन काम है। जी तो स्वाभाविक तौर पे उस पे इसका छूट भी मिल जाता है एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये बढ़ते हैं खर्चे। जी और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक जो प्रक्रिया रही है कि पहले नगरीय निकाय चुनाव होते थे, फिर ग्राम पंचायत चुनाव होते थे, जी इस इलेक्शन को चूंकि एक साथ किया है, तो इस बात से मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत हूं कि जब एक साथ इलेक्शन का फैसला किया है तो सारे मतदान पहले कर लेते और रिजल्ट उसके बाद लाते तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि इसमें देखिए दोनों चुनाव के बीच पहले गैप रहता था, इस बार गैप नहीं है, एक जी साथ ही है। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे जो मत होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आपके बीच भी जो दूसरों की बात सुन के जिनका मत पलट जाता है। जी तो ये जो तत्कालीन चुनाव परिणाम है नगरीय निकाय चुनाव के, वो निश्चित रूप ग्राम पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालेंगे। मुझे लगता है इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। और जी नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम जो है, ओवरऑल ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद ही जब सारे परिणाम एक साथ आए तो ज्यादा बेहतर है। जी ये व्यवस्था मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगी निष्पक्ष मतदान के लिए, जी दोनों ही। जी आप जैसा कह रहे थे गंगेश जी, ऐसा कह रहे थे कि फ्लोटिंग वोटर्स की अब बात हो रही है कि जो हवा का रुख देके पलट जाते हैं और इस तरह से जो नतीजे प्रभावित होते हैं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए अनुज जी, मेरे पास से 15 सेकंड। जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि 20 जनवरी को जब आचार संहिता लागू हो रही है और 25 फरवरी तक यह आचार संहिता चलेगी, तो 24 फरवरी को जब पंचायत के रिजल्ट आएंगे तभी नगरीय निकाय के रिजल्ट क्यों नहीं? इसमें 15 फरवरी बीच में निकाय के रिजल्ट क्यों? ठीक है क्या वजह कृतिका है जी, इसकी? जल्दी से जवाब दीजिए इस पे। देखिए, ये चुनाव आयोग का मामला है। आपको जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बिल्कुल चुनाव आयोग से निवेदन करें, उन्हें आवेदन सौंपे और उन्हें बताएं कि आपकी क्या बिल्कुल तकलीफ आवेदन है। दे रहे हैं और ठीक कोर्ट में भी ठीक जाएंगे। है, माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों को लेकर ही खैर बहस छिड़ गई है, लेकिन देखना होगा कि राजनीतिक दलों की तैयारियां किस कदर है और क्या वाकई में तारीखों का असर नतीजों पर पड़ेगा। जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, खैर नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी।